हमारी फिल्म एक छोटे से गांव में शुरू होती है जहां एक शक्तिशाली तूफान आता है, पेड़ गिर जाते हैं और व्यापक विनाश होता है। कई चीजें नष्ट हो जाती हैं और कुछ घर अंदर से पूरी तरह बर्बाद हो जाते हैं। अगले सुबह डेविड तूफान से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए बाहर निकलता है। वह पाता है कि लगभग सब कुछ खंडहर में है और देखता है कि एक पुराना विशाल पेड़ उनके घर की खिड़की पर गिरा हुआ है। इस दौरान उसका बेटा बिली ठोकर खाकर गिर जाता है, जिससे डेविड उसे उठाने में मदद करता है। बाद में डेविड अपनी पत्नी को झील के पास वाले घर की जांच करने ले जाता है, केवल यह पता लगाने के लिए कि वह पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। जब वे वहां होते हैं तो वे देखते हैं कि पहाड़ के पीछे से एक घना कोहरा आ रहा है। डेविड इसे असामान्य और अप्राकृतिक पाते हैं और अपने पड़ोसियों के साथ इस पर चर्चा करने का निर्णय लेते हैं। वह अपने पड़ोसी नॉर्टन के पास जाते हैं। भले ही उनके बीच अक्सर असहमति होती है और उनसे विनम्रता से बात करने की कोशिश करते हैं। नॉर्टन बताते हैं कि उनकी कार को भी नुकसान हुआ है और तूफान के कारण उन्हें काफी नुकसान हुआ है। नॉर्टन सुझाव देते हैं कि वे मरम्मत के लिए सामान खरीदने के लिए शहर साथ चलें और डेविड सहमत हो जाते हैं। इसे उनके संबंध सुधारने का एक अवसर मानते हुए डेविड, नॉर्टन और बिली अपनी कार में शहर के लिए निकलते हैं। रास्ते में वे एक बड़े सैन्य वाहन को नुकसान की मरम्मत करते हुए देखते हैं। नॉर्टन डेविड को सूचित करता है कि सैनिक पास के एक सैन्य अड्डे से हैं और एक गुप्त परियोजना जिसका नाम माउंटेन टॉप है का उल्लेख करता है। डेविड सोचने लगता है कि क्या इसमें एलियंस या अंतरिक्ष यान शामिल हो सकते हैं और क्या सरकार कुछ छुपा रही है। जब वे स्टोर पर पहुंचते हैं तो डेविड एक कर्मचारी से बात करता है और देखता है कि जगह बहुत भीड़ भाड़ है। नॉर्टन डेविड को उसके साथ आने के लिए धन्यवाद देता है, जबकि बिली अपने पिता से खरीदारी में मदद करने के लिए कहता है और पूछता है कि क्या उन्होंने नॉर्टन के साथ सुलह कर ली है। डेविड जवाब देता है कि उन्होंने कुछ हद तक सुलह कर ली है, लेकिन वह अभी भी पूरी तरह से निश्चित नहीं है। थोड़ी देर बाद सैनिकों का एक समूह स्टोर में प्रवेश करता है, शहर छोड़कर अपने परिवारों के साथ छुट्टियां बिताने के लिए उत्साहित है। एक सैनिक सैली नामक कर्मचारी के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, जबकि एक महिला जिसका नाम आयरीन है उन्हें खुशी से देखती है। आयरीन बिली से तूफान के दौरान उसके अनुभव के बारे में पूछती है और वह उनके घर को हुए नुकसान के बारे में बताता है। इस बीच डेविड देखता है कि एक महिला जिसका नाम अमांडा है उसे ध्यान से देख रही है। अचानक एक और सैन्य अधिकारी स्टोर में प्रवेश करता है और सैनिकों से बात करता है। कुछ ही क्षणों बाद पूरे क्षेत्र में सायरन बजने लगते हैं। अधिकारी सैनिकों को आदेश देते हैं कि वे अपनी छुट्टियां रद्द करें और आपात स्थिति के कारण तुरंत बेस पर लौटें। सैनिक चले जाते हैं, जबकि स्टोर में लोग भ्रमित और चिंतित खड़े होते हैं, यह समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हो रहा है। एक बुजुर्ग व्यक्ति बाहर दिखाई देता है, उसकी नाक से खून बह रहा है और वह घबराहट की स्थिति में स्टोर में लड़खड़ाते हुए आता है, चिल्लाते हुए कि भयानक जीव उन्हें सबको मारने वाले हैं। वह बताता है कि उसने अपने एक दोस्त को अपने सामने मारे जाते हुए देखा। लोग उसे शांत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह डर के मारे रोता और कांपता रहता है। वह उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए दुकान के दरवाजे बंद करने की सलाह देता है। कोई व्यक्ति अपनी कार तक पहुंचने के लिए स्टोर से बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक धुंध पूरे क्षेत्र को घेर लेती है। समूह उसकी चीखें सुनता है लेकिन देख नहीं पाता कि क्या हो रहा है, जिससे उनका डर और बढ़ जाता है। इमारत जोर से हिलने लगती है और स्टोर मैनेजर सभी से शांत रहने और अपनी जगह पर बने रहने का आग्रह करता है। एक महिला जोर देती है कि उसे घर लौटना है क्योंकि उसके बच्चे वहां अकेले हैं। उसी समय कार्मोडी नाम की एक महिला दावा करती है कि धुंध मौत का संकेत है और सभी को बताती है कि यह दुनिया का अंत है। डेविड बिली और कुछ अन्य लोगों के साथ रहता है, जिनमें आयरीन और अमांडा शामिल हैं, जो बिली को शांत करने में मदद करने की पेशकश करती हैं। स्टोर का मालिक छोटे लड़के को ढकने के लिए कंबल खोजता है। डेविड यूटिलिटी रूम की ओर जाता है और पाता है कि स्टोर का जनरेटर काम करना बंद कर चुका है। अंधेरे में क्षेत्र का निरीक्षण करते समय वह एक अजीब आवाज सुनता है। जब वह पीछे के दरवाजे की ओर देखता है तो उसे कुछ अंदर आने की कोशिश करता हुआ दिखाई देता है। वह जल्दी से अंदर लौटता है और दूसरों को बताता है कि उसने क्या देखा। वह जोर देकर कहते हैं कि उन्हें जनरेटर की जांच करनी चाहिए और उन्हें सतर्क करते हैं कि वे सभी खतरे में हैं। डेविड और कुछ लोग जनरेटर रूम की ओर जाते हैं। जिम उन्हें देखने में मदद करने के लिए टॉर्च देता है। नॉर्म नाम का एक युवा व्यक्ति उनकी मदद के लिए शामिल होता है। वे पाते हैं कि कुछ जनरेटर में फंसा हुआ है जिससे यह काम नहीं कर रहा है और वे इसे हटाने की योजना बनाते हैं ताकि बिजली वापस आ सके। डेविड उन्हें जोखिमों के बारे में चेतावनी देते हैं, यह जोर देते हुए कि उन्हें नहीं पता कि बाहर क्या है। वह उन्हें आश्वस्त करते हैं कि वह सभी की चिंता के कारण बोल रहे हैं, न कि इसलिए कि वह एक कलाकार हैं जो तकनीकी मामलों से अपरिचित हैं। जिम डेविड से नाराज हो जाता है और उसे चुप रहने के लिए कहता है, समस्या को ठीक करने के लिए दृढ़ संकल्पित। डेविड की चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए वे दरवाजा खोलने का निर्णय लेते हैं। नॉर्म धुंध में बाहर निकलता है और नजरों से ओझल हो जाता है। जब वह लौटता है तो सभी डेविड का मजाक उड़ाने लगते हैं, सोचते हैं कि वह गलत था, लेकिन अचानक एक अजीब प्राणी प्रकट होता है और नॉर्म को वापस बाहर खींच ले जाता है। समूह उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वे उस राक्षस से लड़ने में असमर्थ होते हैं। वे सदमे और डर से जमे हुए रह जाते हैं और प्राणी दिखाई देते हैं अंदर घुसने की कोशिश करते हुए। इस बीच नॉर्म को जीवित रहते हुए भयानक तरीके से टुकड़े टुकड़े कर दिया जाता है, जिससे स्थिति और भी भयावह हो जाती है। कोई राक्षसों को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वे नॉर्म को पूरी तरह से बाहर खींचने में सफल हो जाते हैं।
वे दरवाजे से तब तक चिपका रहता है जब तक कि डेविड और एक अन्य व्यक्ति उसे अंदर खींचने की कोशिश नहीं करते। जिम और अन्य लोग हालांकि डर के मारे पीछे हट जाते हैं और छिप जाते हैं। जैसे जैसे राक्षसों की संख्या बढ़ती है, डेविड को अंततः खुद को बचाने के लिए नॉर्म को छोड़ना पड़ता है। नॉर्म धुंध में गायब हो जाता है, चिल्लाते हुए, जबकि बाकी लोग दरवाजा बंद करने के लिए दौड़ते हैं। डेविड एक प्राणी से लड़ने के लिए कुल्हाड़ी का उपयोग करता है, उसका एक हिस्सा काट देता है इससे पहले कि दरवाजा पूरी तरह से बंद हो जाए, जिससे समूह को अस्थायी सुरक्षा मिलती है। डेविड गुस्से में जिम को दोषी ठहराते हैं, उस पर हमला करते हैं और जो हुआ उसके लिए उसे जिम्मेदार ठहराते हैं। अन्य लोग लड़ाई को रोकने और स्थिति को शांत करने के लिए बीच बचाव करते हैं। इसके बाद समूह फिर से स्टोर के अंदर इकट्ठा होता है, ये समझने की कोशिश करता है कि आगे क्या करना है। डेविड नॉर्टन को सब कुछ समझाते हैं, लेकिन नॉर्टन संदेह में रहते हैं और उन पर विश्वास नहीं करते। डेविड नॉर्टन से आग्रह करते हैं कि अगर वह उन पर संदेह करते हैं तो खुद सबूत देखें। डेविड और नॉर्टन बहस करते हैं, जिसमें नॉर्टन डेविड पर एक पुराने मुद्दे पर बदला लेने का आरोप लगाते हैं। डेविड सभी को स्थिति समझाने की कोशिश करता है, उन्हें चेतावनी देता है कि जो भी बाहर कदम रखता है उन पर राक्षस हमला कर रहे हैं। हालांकि समूह को उस पर विश्वास करने में कठिनाई होती है। डेविड प्रबंधक और कुछ अन्य लोगों को हमले के स्थान पर ले जाने का निर्णय लेते हैं, जहां वे जमीन पर खून के धब्बे और बिखरे हुए अवशेष देखते हैं, लेकिन अचानक सबूत उनकी आंखों के सामने गायब हो जाते हैं। जब सभी स्टोर में वापस आते हैं तो कुछ लोग डेविड पर विश्वास करने लगते हैं और खिड़कियों को ढकने और खुद को सुरक्षित रखने के लिए मिलकर काम करते हैं। इस बीच नॉर्टन जोर देते हैं कि जो हो रहा है वह एक गलतफहमी है और कोई वास्तविक खतरा नहीं है। वह उन लोगों का एक समूह इकट्ठा करते हैं जो उनके साथ हैं। कार्मोडी हस्तक्षेप करती है और धर्म के बारे में उपदेश देना शुरू करती है, यह दावा करते हुए कि ये घटनाएं मानवता के पापों के लिए दिव्य दंड हैं। उसके शब्द भीड़ को डरा देते हैं, जिससे उन्हें विश्वास हो जाता है कि वे बर्बाद हैं और उनके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। रेबा उसे चुप कराने की कोशिश करती है, धमकी देती है कि अगर वह बच्चों को डराना बंद नहीं करती तो उसे बाहर फेंक देगी। डेविड अपने बेटे को एक शांत कोने में ले जाता है और उसे आश्वासन देता है, वादा करता है कि वह किसी भी हालत में उसकी रक्षा करेगा। बाद में डेविड समूह से बात करता है और रक्षा के लिए आग शुरू करने का सुझाव देता है। अमांडा बताती है कि उसके पास एक बंदूक है और वह इसे रीबा को देती है, जिसे हथियारों का अनुभव है। इस बीच नॉर्टन कुछ लोगों को इकट्ठा करता है और डेविड की बाहरी खतरों की चेतावनी के बावजूद स्टोर छोड़ने की योजना बनाता है। डेविड प्रस्ताव करते हैं कि एक व्यक्ति के चारों ओर रस्सी बांध दी जाए, जो पहले बाहर जाकर स्थिति का आकलन करेगा, उसके बाद बाकी लोग बाहर जाएंगे। वह अपनी कार में एक बंदूक का भी जिक्र करते हैं और उसे लाने की पेशकश करते हैं। एक आदमी इस काम के लिए स्वयं सेवा करता है, लेकिन नॉर्टन का समूह अपनी योजना पर आगे बढ़ने पर जोर देता है। समूह रस्सी को पकड़ता है जब स्वयं सेवक बाहर कदम रखता है, लेकिन जल्द ही वे उसकी चीखें सुनते हैं और रस्सी को वापस खींचने लगते हैं। उनके भय के लिए केवल उसका आधा शरीर वापस आता है, बाकी हिस्सा खा लिया गया था। हर कोई सदमे में रह जाता है, ये महसूस करते हुए कि स्थिति उनकी कल्पना से कहीं अधिक खतरनाक है। बाद में जिम और अन्य लोग बिजली ठीक करने और लाइट्स चालू करने की कोशिश करते हैं ताकि किसी भी आने वाले जीव का पता लगाया जा सके। अचानक एक उड़ने वाला जीव खिड़की से टकराता है और उसके बाद अन्य जीवों का झुंड आता है। डेविड देखता है कि लाइट्स जीवों को आकर्षित कर रही हैं और फिर वह देखता है कि बड़े राक्षस छोटे जीवों पर हमला कर रहे हैं और उन्हें खा रहे हैं। जिम जल्दी से लाइट बंद करने के लिए दौड़ता है, लेकिन स्थिति और बिगड़ जाती है क्योंकि कुछ खिड़कियां टूट जाती हैं, जिससे जीव अंदर आ जाते हैं। डेविड जल्दी से एक योजना बनाता है, जीवों को आग लगाकर उनमें से कई को मार देता है। रेबा समय पर डेविड के बेटे को बचा लेती है, जबकि अन्य लोग खुली जगहों को बंद करने और खिड़कियों को सुरक्षित करने में मदद करते हैं। कुछ लोग कार्मोडी के दावों पर विश्वास करने लगते हैं, यह मानते हुए कि यह ईश्वरीय दंड है। डेविड अपने बेटे को अमांडा के साथ छोड़ देता है और अन्य लोगों के साथ किसी भी जीवित व्यक्ति की खोज में निकलता है। अमांडा एक बुजुर्ग महिला को गोलियों का ओवरडोज लेने की कोशिश करते हुए पाती है और उसे बचाने की कोशिश करती है। डेविड समूह से बात करता है, उन्हें स्टोर से बाहर निकलने का रास्ता खोजने के लिए प्रेरित करता है। वे आपूर्ति के लिए पास की एक फार्मेसी जाने का निर्णय लेते हैं। अमांडा उन्हें चेतावनी देती है कि धुंध का क्षेत्र उनकी समझ से कहीं अधिक बड़ा है और कोई भी स्थान वास्तव में सुरक्षित नहीं है। वे कार्मोडी के बढ़ते प्रभाव पर चर्चा करते हैं, डरते हैं कि उसका प्रभाव डरे हुए भीड़ पर पड़ेगा। अमांडा तर्क करती है कि लोग तर्क संगत हैं और उस पर विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन डेविड जवाब देता है कि डर और घबराहट अक्सर तर्क को छीन लेते हैं। बिली, डेविड का बेटा, अपनी मां के लिए रोता है और डेविड उसे दिलासा देता है, यह आश्वासन देते हुए कि वह सुरक्षित है। जब समूह फार्मेसी के लिए निकलने की तैयारी करता है तो कार्मोडी उन्हें चेतावनी देती है कि उनके कार्य भगवान को और अधिक क्रोधित करेंगे। जेसप, एक सैनिक, समूह में शामिल होता है और वे सुरक्षित रूप से फार्मेसी पहुंच जाते हैं। अंदर उन्हें मकड़ी के जाल में लिपटी कई लाशें मिलती हैं। अचानक कोई जिम को पकड़ लेता है, मदद की गुहार लगाते हुए। यह वही सैन्य अधिकारी है जो पहले स्टोर में आया था। अधिकारी माफी मांगता है, कहता है कि यह आपदा एक गलती के कारण हुई। उसकी आंखें सफेद हो जाती हैं और उसके चेहरे से मकड़ियां निकलने लगती हैं। एक विशाल मकड़ी जिम पर हमला करती है, लेकिन रीबा उसे गोली मारकर मार देती है। विशालकाय मकड़ियां समूह पर हमला करना शुरू कर देती हैं, कई सदस्यों को मार देती हैं। एक सैनिक गिर जाता है, उसका शरीर मकड़ियों से भर जाता है। समूह जवाबी हमला करता है, फार्मेसी में आग लगा देता है।
शहर से और अंततः भाग जाते हैं, हालांकि महत्वपूर्ण नुकसान के बिना नहीं। वे स्टोर पर लौटते हैं उन भयावह दृश्यों से चीखते हुए जो उन्होंने देखे। दुकान पर वापस डेविड अपने बेटे के पास दौड़ता है और उसे गले लगाता है। अगली सुबह डेविड देखता है कि कारमोडी एक बड़ी भीड़ को संबोधित कर रही है, उन्हें उपदेश दे रही है। वह समझता है कि उसका प्रभाव खतरनाक हो गया है क्योंकि लोग अब उसकी भविष्यवाणियों पर विश्वास करने लगे हैं। डेविड चिंतित हो जाता है कि कारमोडी बाहर के राक्षसों से भी बड़ा खतरा है। अधिकारी के रहस्यमय शब्दों को याद करते हुए वह एक जीवित बचे हुए सैनिक का सामना करता है और उसे कबूल करने के लिए दबाव डालता है। अंततः सैनिक यह खुलासा करता है कि धुंध एक सैन्य प्रयोग के कारण हुई थी जिसने अन्य आयामों के लिए एक पोर्टल खोला जिससे प्राणियों ने उनकी दुनिया पर आक्रमण किया। डेविड दूसरों को सूचित करता है लेकिन कारमोडी सैनिक को दोषी ठहराती है, यह दावा करते हुए कि उसके कार्यों ने भगवान को नाराज कर दिया। वह दिव्य क्रोध को शांत करने के लिए उसकी मृत्यु की मांग करती है। भीड़ सैनिक को छुरा घोंपती है और उसे बाहर फेंक देती है जहां जीव उसे जल्दी से खींच ले जाते हैं। डेविड अपने बेटे को आश्वस्त करता है जो अभी भी डरा हुआ है। अगले दिन वह एक छोटे समूह के साथ भागने का निर्णय लेता है। कारमोडी दरवाजे को रोकती है, उन पर नास्तिकता का आरोप लगाती है और उनकी मृत्यु की मांग करती है। वह जोर देती है कि बिली को पहला बलिदान होना चाहिए। डेविड को मजबूरन कारमोडी को गोली मारनी पड़ती है। उसे चुप कराते हुए वह अपने बेटे को लेता है और अमांडा और अन्य के साथ भाग जाता है। जब वे कार तक पहुंचते हैं तो राक्षस समूह पर हमला करते हैं, उनमें से कुछ को मार देते हैं। अंत में डेविड, उसका बेटा बिली, अमांडा, आयरीन और डैन उसकी कार तक पहुंच जाते हैं। वे पाते हैं कि बंदूक में केवल 4 गोलियां हैं लेकिन वे 5 लोग हैं। ईंधन कम होने और जीवित रहने की कोई उम्मीद न होने पर डेविड अपने साथियों को और अधिक कष्ट से बचाने के लिए उन्हें मारने का दिल दहला देने वाला निर्णय लेता है। वह सभी को गोली मार देता है जिसमें उसका बेटा भी शामिल है और कार से बाहर निकलता है, राक्षसों का सामना करने के लिए तैयार। हालांकि अचानक एक सैन्य काफिला आता है, बचे हुए लोगों को बचाता है और धुंध और जीवों से क्षेत्र को साफ करता है। डेविड को देर से एहसास होता है कि मुक्ति संभव थी। अपराध बोध और दुख से अभिभूत होकर वह घुटनों के बल गिर जाता है, निराशा में चिल्लाता है जैसे फिल्म समाप्त होती है।